अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20 ह्यूमन बर्ड डिफेक्ट क्लिनिकल ग्लॉसरी ऑफ द टेरेटोलॉजिकल टर्म्स। हमारे पास जो बर्ड डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं, माना उसके अंदर की कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जब भी कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हुई है तो वो बर्ड डिफेक्ट है या बर्थ एनॉमली है, क्योंकि डिफरेंट एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं जो कि बिल्कुल कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे कोई बोन अपने शेप या साइज़ के अंदर वेरी कर रही है, तो इट्स ओके। इसकी वजह से हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें डिफरेंट जो अनकॉमन चीज़ें आकर हो रही हैं उनको। मेलफॉर्मेशन में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट आता है किसी ऑर्गन का, किसी पार्ट ऑफ ऑर्गन या किसी रीजन का, जिसका कॉज जो है वो इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक कॉज की वजह से जो डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ की वो इफेक्ट हुई है, उसकी मॉर्फोजेनेटिक या डेवलपमेंटल फील्ड इफेक्ट हुई है। ठीक है, एक मॉर्फोजेनेटिक या डेवलपमेंटल फील्ड का ये डिफेक्ट होता है मेलफॉर्मेशन। और इसमें एग्जांपल जो आ जाती है वो हमारे पास क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ की आ जाती है जो कि स्पर्म या वो साइड के अंदर हो रही होती हैं। फिर आ जाता है डिसरप्शन। डिसरप्शन के अंदर जो कॉज होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। ऊपर हमने इंट्रिंसिक की बात की, यहाँ एक्सट्रिंसिक कॉज होता है। एक्सट्रिंसिक कॉज यानी जैसे बाहर से कोई कॉज है, ठीक है, जैसे टेरेटोजन हो गया, इनहेरिटेड नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं कोई इनहेरिटेड फैक्टर हो और उसकी वजह से जो है डेवलपमेंटल डिस्ट्रप्शन कॉज हो रही हो। डिफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे पास एब्नॉर्मेलिटी आई है फॉर्म शेप के अंदर या पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर रिजल्टिंग फ्रॉम द मैकेनिकल फोर्सेस। अब जैसे हमारे पास ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की वजह से क्लब फुट हो सकता है, जैसे हमारे पास सीएनएस की जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं उसकी वजह से फर्दर और भी फीटल डिफॉर्मेशन वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी डिफॉर्मेशन कि हमारे पास मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से डिफॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद डिस्प्लेजिया आ जाता है। डिस्प्लेजिया में एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है सेल्स या टिश्यू की, एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है सेल्स या टिश्यू की। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया हो रहा होता है। इसमें एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है इसके केस में। और जैसे रेटिना के अगर वो जो है टिश्यू फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हो जाए इन द टिश्यू, तो रेटिनल डिस्प्लेजिया हो जाता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने जो अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है वो है हिप का डिस्प्लेजिया पढ़ा हुआ है हमने। पोलीटॉपिक फील्ड डिफेक्ट आ जाता है जो कि पैटर्न ऑफ डिफेक्ट होता है जो कि एक सिंगल डेवलपमेंटल फील्ड से रिलेटेड होता है, जैसे आई के फील्ड एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, सीक्वेंस आ जाता है मल्टीपल डिफेक्ट है वो जो कि डिराइव्ड है सिंगल नोन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से। सिंड्रोम आ जाता है मल्टीपल डिफेक्ट है जो कि पैथोजेनेटिकली रिलेटेड है, यानी कॉज एक ही है जिसकी वजह से डिफरेंट कुछ काम हो रहे हैं। एसोसिएशन आ जाती है हमारे पास कि नॉन रैंडम अकरेंसेज हो रही हैं। ठीक है, टू और मोर मल्टीपल डिफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका कॉज रिलेटेड नहीं होता, नॉट नोन टू बी आ पोलियोटॉपिक फील्ड डिफेक्ट। ठीक है, कोई एक पोलियोटॉपिक फील्ड डिफेक्ट नहीं होता। फिर आगे पॉटर सीक्वेंस की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसको हम सीक्वेंस के अंदर रखेंगे, कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें हमारे पास जो है मल्टीपल जिसमें हमारे पास जो है मल्टीपल डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं जो कि एक सिंगल नोन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से हम उसे कह रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं, जिसको हम अलिगो हाइड्रो एमनियोस से एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि रीनल एजेनेसिस हो गया, लीकेज हो गया एमनियोटिक फ्लूइड की। इसके अलावा डिस्मॉर्फोलॉजी आ जाती है जो कि एक क्लिनिकल जेनेटिक्स है जो कि विच इज़ कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द अकरेंस ऑफ द बर्ड डिफेक्ट्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बेसिकली। उसके बाद फिनोटाइप तो हमें पता है ना क्या होती है। उसके बाद इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन आ जाती है। इसमें उन्होंने ये वो वाली स्टोरी बताई हुई है कि वो दो एक्स होते हैं ना, फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनमें से एक की इनएक्टिवेशन होनी होती है। तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम कि हो सकता है ना कि एक के जो एक्स है उसके अंदर कोई डिजीज़ कैरी वो कर रहा हो और उसकी इनएक्टिवेशन होती है या दूसरे की इनएक्टिवेशन होती है, तो ये बात उन्होंने बताई हुई है। तो अगर डिस्कॉर्डेंस हो जाए, अगर नहीं अगर अनइवन एक्टिवेशन हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास बर्ड डिफेक्ट पैर हो जाते हैं। इसकी उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि ट्विन्स वगैरह हो तो उसके अंदर प्री नेटल जो ट्विन्स वगैरह हो उसके अंदर पेरेंटल एक्स अपेयर हो रहा होता है, एक ट्विन में, और मैटरनल एक्स अपेयर होता है दूसरे ट्विन में। ठीक है, ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी में क्या होता है कि जो है ना 69 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इसके अंदर IUGR हो जाता है। ठीक है, जो ऐसा फीटस होता है और एबॉर्शन हो जाती है। ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसमें हमारे पास या तो ये हो जाता है एक oocyte दो स्पर्म से मिल गया, या फिर ये होता है कि हमारे पास जो है मियोटिक डिवीजन से जो डिप्लॉयड oocyte या डिप्लॉयड स्पर्म बना था। टेट्राप्लॉइडी के अंदर 92 क्रोमोसोम होते हैं। 46 से 92 वाला जो काम होता है फर्स्ट क्लीवेज के दरमियान हो रहा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होती है उसके दरमियान हो रहा होता है, और इसके अंदर इतनी अर्ली अबॉर्शन हो जाती है कि हमारे पास जो कोरियोनिक सैक जब हमारे पास रिसीव होता है तो वो एम्प्टी कोरियोनिक सैक होता है जिसे हम ब्लाइटेड एम्ब्रियो कहते हैं कि कम्प्लीटली रेन्ड एम्ब्रियो है। ट्रांसलोकेशन के अंदर ये हो रहा होता है कि ट्रांसफर होता है एक पीस ऑफ क्रोमोसोम का दूसरी जगह पर। ठीक है, दूसरे होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तरफ। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये काम कर रहे हो तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गई है। ठीक है, पीसीज एक्सचेंज हो गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इससे कोई एब्नॉर्मल डेवलपमेंट हो। जैसे हमारे पास रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन आती है, इसमें 21-14 क्रोमोसोम में काम कर रहे होते हैं, बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है, लेकिन इनके जो कैरियर्स होते हैं वो जिनको वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके पास भी ये टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्मल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करा दें, लेकिन हमने देखा है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमीज प्रेजेंट होती हैं।
डिलीशन आ जाती है कि जिसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट के दूसरे जो है ना लॉस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्राइडू चार्ट सिंड्रोम आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 की वजह से, जिसमें माइक्रोसेफेली और कैट लाइक क्राई और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कॉग्निटिव डिफिशिएंसीज वगैरह होती हैं। रिंग क्रोमोसोम ये होता है कि एक क्रोमोसोम है, उसके दोनों एंड से पार्ट लॉस हुआ और वो रिंग बन गया है। ये रेयर होती हैं, बड़ी किसी भी क्रोमोसोम के अंदर हो सकती हैं, और ये डिफरेंट सिंड्रोम्स के अंदर रिंग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्वर्जन के अंदर ये होता है कि पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक दोनों टाइप की इन्वर्जन हो सकती हैं। इन्वर्जन में हमारे पास क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस था ना, सेगमेंट है क्रोमोसोम का, वो रिवर्स हो जाता है। पैरासेंट्रिक है कि सिंगल आर्म में कन्फाइंड है, पेरीसेंट्रिक है कि दोनों आर्म्स इन्वॉल्व हैं, सेंट्रोमेयर भी अंदर इन्वॉल्व है। और ये इनके इसके जो कैरियर्स होते हैं, जब उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करना है, तो जो रिस्क होते हैं फॉर द बर्ड डिफेक्ट्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर या सेग्रीगेशन जब होनी है क्रोमोसोम्स की, तब कुछ वो मसला अकर हो सकता है। उसके बाद आ जाती है डुप्लीकेशन आ जाती है। अगर ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का इतना सा पार्ट जो डुप्लीकेट हुआ और वो दोबारा इधर लग गया, ये हो रहा होता है डुप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये इतना मसला नहीं कर रही होती, मतलब मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि कोई पार्ट डिलीट नहीं हो रहा, लेस हार्मफुल है, लेकिन स्टिल इसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रही होती है, बर्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद माइक्रो डिलीशंस और माइक्रो डिप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट जीन सिंड्रोम्स आ जाते हैं। डिलीशंस जो होती हैं वो स्पैन कर रही होती हैं ओवर ऑल द कंटीगस जीन, और इसमें हम कॉन्टेगुअस जीन सिंड्रोम डेवलप हो रहा होता है, जिसमें प्रेडर विलाय सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर माइल्ड कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होती है, ओवर रेटिंग, हाइपोगोनाडिज्म और शॉर्ट स्टेचर होता है। इसमें जो बात है ना प्रेडर विलाय सिंड्रोम वाली, वो ये है कि प्रेडर विलाय सिंड्रोम जो होता है ना, ये पैटर्नल होता है। और जो उसके बाद हमने पढ़ना है एंगलमैन सिंड्रोम, इसके अंदर भी कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होती है और माइक्रोसेफेली होती है, ब्रेकीसेफेली होती है, और जर्की मूवमेंट्स होती हैं लैम्ब और ट्रंक की, बट इट इज़ मैटरनल, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई हुई है कि ये जो है एसोसिएटेड विद द डिलीशन, Q12 बैंड पर डिलीशन हो रही होती है क्रोमोसोम नंबर 15 की, बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसका पेरेंटल ओरिजिन क्या है। बाद आ जाते हैं आइसोक्रोमोसोम्स। आइसोक्रोमोसोम्स में ये हो रहा होता है कि क्रोमोसोम ने नॉर्मली तो डिवाइड करना होता है अपने सेंट्रोमेयर से, ट्रांसवर्सली वो डिवाइड कर जाता है। नॉर्मली तो उसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करना होता है कि क्रोमोसोम इधर हो जाए, क्रोमोसोम इधर हो जाए, लेकिन वो ऐसे डिवाइड कर जाता है जिसमें इस तरह होता है कि एक आर्म ही मिसिंग होता है, ठीक है, और जो दूसरा आर्म होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन द केस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर उन्होंने जो हमने डिफरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी है ना, उनकी डायग्राम है, जिससे फर्दर ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में आ जाती है प्रूफ ऑफ द टेराटोजेनिसिटी। उन्होंने बस इतना बताया हुआ है कि हमने देखना होता है ना, कि प्रूफ देखना होता है कि ये टेराटोजन आया है और कोई डिफेक्ट या बर्ड डिफेक्ट अपेयर हुआ है, तो क्यों अपेयर हुआ है, ठीक है। तो उस हम देखते हैं कि एक तरीका ये होता है कि जिसके अंदर मेल फॉर्मेशन आई है ना, जिस इन्फेंट के अंदर, हम उसकी मदर का टेराटोजन्स की तरफ एक्सपोजर देखते हैं। दूसरा ये होता है कि हम मदर का टेराटोजन की तरफ डिफरेंट प्रेगनेंसीज में एक्सपोजर देखते हैं, और उसके बाद फिर कंपेयर करते हैं कि क्या आया कि चिल्ड्रन के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट था या नहीं, अपेयर हुआ या नहीं। उसके बाद ड्रग टेस्टिंग इन एनिमल्स के, हम डिफरेंट जो ड्रग्स वगैरह हैं वो प्रेग्नेंट एनिमल्स में टेस्ट कर लेते हैं पहले, बिफोर, क्योंकि डिफरेंट जो टेराटोजन और ड्रग्स होती हैं उनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी भी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये जो एनिमल टेस्टिंग होती है, ये हमारे पास एक एक्यूरेट प्रोडिक्शन नहीं कर सकती कि उसका इफेक्ट ह्यूमन के अंदर भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा। वेरी सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, और फिर हम ये देख लेते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर जो है ना वो ड्रग जो है दवाई मचा रही है, तो वो ह्यूमन्स के अंदर भी दवाई मचाएगी, उसने कोई फ़ायदा नहीं देना।